आ जाओ तो शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपका एसएम का फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसको एकदम प्रैक्टिकली लेना। कल को सीए बनने के बाद बिजनेस करोगे, करना है किसी को? नहीं। फुचका का स्टॉल नहीं खोलना है सीए फुचका वाला? नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इनकेस ऐसा कोई प्लान बनता है तो वहां काम आएगा ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरह से करने में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिकली मैनेज कैसे करते हैं अपने बिजनेसेस को। ओके, 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। 50 मार्क्स में 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में आएगा और बाकी 15 मार्क्स एमसीक्यू के लिए। ठीक है, 50 में 50 लाना है इस सब्जेक्ट में। एक चीज अच्छे से सुन लो, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, एज इट इज बुक के पीछे का क्वेश्चन रहेगा या बुक के अंदर से भी रहेगा, वो एज इट इज सेम क्वेश्चन का लाइन होगा, हम बताते हुए चलेंगे क्लास के साथ। ठीक है, मार्क कर लेना। और एग्जैक्ट बुक का लिख के आ गए तो नथिंग लाइक इट। एंड ये एकमात्र सब्जेक्ट है आपके सीए के सिलेबस में जिसमें आप सिंपल में भी इंग्लिश में एग्जैक्ट वो बात लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलेगा। जैसे स्कूल में मिलता था वैसे इस सब्जेक्ट में मार्क्स मिलेगा। बस एग्जैक्ट वो बात होना चाहिए, और पॉइंट वाला आंसर है तो एग्जैक्ट वो पॉइंट होना चाहिए, अंदर का एक्सप्लेनेशन सिंपल इंग्लिश में चलेगा। ठीक है, पर आपको कोशिश करना है बुक का एग्जैक्ट लिखने का, ताकि मार्क्स कटने का कोई चांस ही ना मिले। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1। आप आ जाओ अपना पेज नंबर 1.3 में, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझने के पहले ये जो टर्म मैनेजमेंट है इसका क्या मतलब है, क्या ये समझ सकते हैं? मैनेजमेंट मतलब जानते हो क्या होता है मैनेजमेंट मतलब? पहला देखो कि ऑलरेडी कीवर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। मतलब कोई भी काम करते हैं कल को हम लोग, ठीक है, जैसे मान लो कल को हमारे घर में पार्टी है। ठीक है, पार्टी है तो ऑब्वियस सा बात है उसमें क्या क्या कुछ तो एक्टिविटीज होंगे, खाने पीने का बहुत कुछ रखा जाएगा, शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग, करेक्ट। तो उस केस में ए टू जेड, जब से वो पार्टी शुरू हुआ है तब से लेके पार्टी एंड होने तक, अगर सब कुछ मैनेज नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता है केक फाइट भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। सो मैनेजमेंट इज वेरी मच नीडेड। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपने आप को ओनर समझो किसी कंपनी का। अब सोचो आपके अंदर जब 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और मिस मैनेजमेंट हुआ कंपनी में तो क्या होगा? ठीक है, आप अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लोगे और बाहर ही नहीं निकलना चाहोगे, है ना? तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यही बोला है कि मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं, जो आप ऐसा समझो कि आप किसी चीज के इंचार्ज हो। इंचार्ज हो मतलब आप ओनर समझो अपने आप को, और फिर मैनेजमेंट वाला बात सोचो। और दूसरा जो आपको बी नंबर में बोला है वो यही बोला है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जैसे पार्टी वाला बात बताए, कोई चीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, स्टाफ करना, कंट्रोल करना, ये आपने अपने 12th में भी पढ़ा, ये सब वर्ड सुना होगा, राइट? वही बोला है। क्या ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम? नो। आ जाओ नेक्स्ट पेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये वर्ड सुना है आपने कभी? स्ट्रैटेजी वर्ड तो सुना है ना। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? आपकी पढ़ाई का भी एक स्ट्रैटेजी है। प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करोगे तो बौखला जाओगे, राइट? तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ एक्शंस जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, दैट इज स्ट्रैटेजी, उसको बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी, राइट? और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ एक्शंस जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, जो कि मैनेज्ड है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, करेक्ट? चलो तो आ जाओ अपना पेज नंबर 1.7 में, जहां से शुरू हो रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। इसके पहले का जो भी है वो आगे भी पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल में। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज जो 1.8 में आपको दिखेगा, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड, उसको अंडरलाइन करो। और दो डायमंड पॉइंट दिख रहा है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अंडरलाइन करो क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा पॉइंट में अंडरलाइन करो गाइड कंपनी, गाइड द कंपनी। 1.8 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड, पहला लाइन दिख रहा है, उसको अंडरलाइन करो। दो डायमंड पॉइंट है, पहला डायमंड पॉइंट में अंडरलाइन करो क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और दूसरा में गाइड द कंपनी। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर लिखो हिंदी, आगे जाने के लिए। और गाइड द कंपनी में लिखो समय समय पे जब दुनिया चेंज होती है तब हमें गाइड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करता है। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ इस बात का? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का दो, जैसे कॉइन का दो साइड होता है ना, वैसे ही समझो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस जब फॉलो करता है तो क्यों करता है? पहला, ताकि उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब बिजनेस आगे जाता रहे, ठीक है। और दूसरा, कंपनी को गाइडेंस मिले। कब गाइडेंस मिले? जब दुनिया बदल रही है। दुनिया एक ही बार में बदल जाती है क्या?
नहीं, एक बार में नहीं बदलती है, धीरे धीरे टाइम चेंज होता है। तो बिजनेस को कब पता चलेगा कि मुझे भी तरीके चेंज करना है? आज से 5 साल पहले ऑनलाइन जैसा चीज बहुत रेयर था, अभी एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आज से 5 साल पहले हमारे घर में बैठे सामान नहीं आता था, अभी रात को 12 बजे भी चाहो तो घर में बैठे सामान आ जाता है, राइट? ग्रोसरी का दुकान अभी भी है, पहले भी था, आने वाले टाइम में भी रहेगा, पर तरीका बदला कि नहीं? अब हर स्टोर ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, और करेगा भी अगर उसको अपना सेल मेंटेन रखना है तो। आने वाले 5 साल में धीरे धीरे ग्रोसरी शॉप्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारे जो हम लोग के जेप्टो स्विगी जो हम लोग का डिमांड फुलफिल कर देता है ना, हम लोग को इसका आदत लग रहा है। आने वाले 5 से 10 साल में देखेंगे हम लोग कि ये जो ग्रोसरी शॉप्स है ये ऑलमोस्ट निल हो गए, वही टिका हुआ है मार्केट में जो ऑनलाइन डिलीवरी करता है। क्लाउड किचन, इसका देख लो अपना, ये जो है क्या बोलते हैं, ओला कैब्स, पहले टैक्सी चलता था, अभी कितने लोग टैक्सी यूज करते हैं? ट्रैवल तो करते ही है, ट्रैवलिंग तो सेम है, पर कितने लोग अभी टैक्सी यूज करते हैं? कोई करना ही नहीं चाहता है आज के डेट में, बहुत रेयर ही कोई करता है। स्टेशन से निकला कैब नहीं बुक हो रहा है, किसी को आता नहीं है तो एग्जैक्टली मेन वो है, आदत लग गया हमें कैब्स का। एग्जैक्टली तो समय चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं। वही टैक्सी ड्राइवर सोचेगा नहीं हम टैक्सी लेके ही खड़े रहे और आने वाला 5 साल में मेरा डिमांड ऐसे ही रहेगा, तो होगा? नहीं होगा। तो बिजनेसेस को कब अपने आप को चेंज करना है, आगे बढ़ते रहना है, इसमें गाइड करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर है? चलो, तो एक चीज समझो, बिजनेस जो करता है ना वो आगे जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करके बिजनेस करता है उसका बिजनेस बहुत आगे जाएगा और बहुत सक्सेस होगा। क्लियर है डिफरेंस? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है? आप आ जाओ, कहाँ आओगे हम बताते हैं, 1 मिनट रुको। क्या? नहीं नहीं, हाँ, टू पुट द कॉन्सेप्ट इन फ्यू वर्ड्स, देखा? वहां से वो करो, ब्रैकेट बनाओ, द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से एक ब्रैकेट बनाओ साइक्लिक मैनर तक, और अंडरलाइन करो स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and corrective adjustments। ये 5 आपका कीवर्ड है, आपके हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली का एक कीवर्ड। एक पहला आपका कीवर्ड क्या है? थंब क्या है? स्ट्रेटेजिक विजन। दूसरा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी, चौथा इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजी, और लास्ट करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। इसी सीक्वेंस में बोलोगे, वापस बोलो। गुड गुड गुड, और लास्ट बिना देखे बोलो, उल्टाओ, बुक्स उल्टाओ, बिना देखे बोलो। गुड, वेरी गुड, स्ट्रैटेजी, गुड, इवैल्यूएटिंग, गुड, लास्ट वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब होता है सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाओ, ठीक है? फिर ऑब्जेक्टिव सेट करो, हर एक मतलब समझेंगे हम लोग, अभी सिर्फ याद करो। पहले एक विजन बनाओ, फिर हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर क्राफ्ट करो स्ट्रेटेजी को। क्राफ्ट मतलब क्या होता है? बनाना, किसी चीज को बनाना। पहले आप सोचे, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, फिर आप उस चीज को बनाए, ठीक है? फिर इंप्लीमेंट और इवैल्यूएट करो। इंप्लीमेंट मतलब लगाना, इवैल्यूएट मतलब चेक करना कि वो कितना काम कर रहा है, और लास्ट में अगर कुछ गलती वलती हुआ तो उसको सही करना, करेक्टिव एक्शन। खाना बनाना पसंद है, पहले सोचो क्या बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव मतलब कितने बजे तक आपको खाना बना लेना है और क्या क्या आइटम बना लेना है। क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी मतलब उसको बनाने का क्या तरीका होगा, सामान जुगाड़ किया, उसके बाद इंप्लीमेंट किया, बनाना शुरू किया। फिर इवैल्यूएट करो कि कैसा बन रहा है प्रोसेस में, आधा घंटा हो गया क्या, पका कि नहीं, और लास्ट में अगर टेस्ट किया नमक कम है बराबर कर दो, ज्यादा है कम कर दो, करेक्टिव एक्शन लेना। क्लियर? अब एक एक करके बोलो, गुनगुन बोलो। 5 कीवर्ड, पहला वेरी गुड, वेरी गुड, अभी क्या बताए थे एग्जाम्पल, क्या करते हैं? बोलो, कंटिन्यू। तीसरा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड,
ठीक है, 5 कीवर्ड यही लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिलेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस, उसके बाद वो 5 कीवर्ड डेवलपिंग, जिस तरह से खाना बनाने का प्रोसेस याद रखना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? ओके, ये जो 5 पॉइंट है इसको अंडरलाइन कर लिया। ओके आगे, अब विजन मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। ये हर एक वर्ड का हम शॉर्ट में आपको मतलब समझा देते हैं, आने वाले चैप्टर्स इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। ओके, विजन मतलब क्या होता है, लिखो वहां पे, एरो देके कहीं पे नीचे में लिखो, विजन मतलब व्हाट वी आर। जब नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछेंगे तो एग्जैक्टली ये सब वर्ड्स आना चाहिए आपके मुंह से। विजन मतलब व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। तो विजन मतलब व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसा बनना चाहता है, ये उसका विजन है, कैसा आप बनना चाहते हो, दैट इज विजन, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव से एक एरो निकालो और उसका मतलब लिखो, वहां पे पहुंचने के लिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एरो निकालो और वहां पे लिखो, वहां पे पहुंचने के लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। जैसे, एक मिनट, ये लिखना नहीं है, लिख लिया, अब मतलब समझो। जैसे फ्लिपकार्ट को अमेजॉन की तरह बनना है, राइट, लेकिन कब तक बनना है, मान लो 2030 तक बनना है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब हुआ फ्लिपकार्ट ये प्लान करेगा कि मुझे 2026 तक कहां पहुंचना है, 2027 तक कहां पहुंचना है, 2028 तक कहां पहुंचना है, तब जाके वो 2030 तक उसका विजन अचीव होगा। क्लियर है? तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डन। नेक्स्ट, विजन और ऑब्जेक्टिव के बीच में फर्क समझ आया? क्या है फर्क? बनना है और ऑब्जेक्टिव मतलब उस बनने के लिए हम क्या करेंगे कितने टाइम। ओके लिखो, विजन वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स, और उसके नीचे लिखो विजन बहुत बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव उसके छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, विजन बहुत बड़ा है, उसको पाने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा बनाया ना। अभी फ्लिपकार्ट क्या किया, 1 साल बाद कहां पहुंचना है, 2 साल बाद कहां पहुंचना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ओके, जैसे आपका विजन क्या था, खाना बनाना है, और ऑब्जेक्टिव क्या था, छोटा छोटा कितने बजे तक बना लेना है, कितना क्या प्रोसेस में बना लेना है। करेक्ट। नेक्स्ट, क्राफ्टिंग और स्ट्रैटेजी। क्राफ्टिंग और स्ट्रैटेजी मतलब क्या हुआ, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो वहां पे अंडरलाइन, उसको एरो देके वहां पे लिखो, सेट किए ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। ठीक है, फिर क्या है, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी। इंप्लीमेंटिंग मतलब लगा लेना स्ट्रैटेजी को, और इवैल्यूएटिंग मतलब चेक करना कि स्ट्रैटेजी काम कर रहा कि नहीं। करेक्ट। अगर काम किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, 5वां स्टेप। डन। ओके चलो, तो ये 5 पॉइंट याद हो गया ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उसके लिए आ जाओ बेनिफिट्स में, पेज 1.9 में आपको दिखेगा द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर। याद करना है मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। पहला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन देता है कंपनी को आगे बढ़ने का, राइट। अभी स्टार्टिंग में यही समझे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गोल्स और मिशन बताता है। हम लोग को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही है जो हेल्प करता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करो, गोल सेट करो, जो कि कंपनी के विजन के साथ हो और कंपनी आगे बढ़े, आगे बढ़ता रहे। क्लियर है? दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोएक्टिव रहने में हेल्प करता है। अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या फर्क है, अच्छे से समझिए। हाँ बोलो, नहीं बोलो बोलो बोलो, आज तो बताओ ना, सुनना चाहेंगे। नहीं बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। मतलब वो चीज होने से पहले हम एक्शन ले रहे हैं, और रिएक्टिव मतलब वो चीज होने के बाद हम उस पे रिएक्ट। वेरी गुड। प्रोएक्टिव मतलब पहले ही एक्शन ले लेना, वेरी नाइस। और रिएक्टिव मतलब बाद में लेना। जब ये जोमेटो का आता है ना अपने पास फ्लर्टिंग मैसेजेस, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है ना, खाना खाया 50% ऑफ दे दो, तो ये जो मैसेजेस आते हैं
ये जोमेटो ने फर्स्ट टाइम शुरू किया था, लेकिन अब जितनी भी कंपनीज है सब लोग इस तरह का मैसेज भेजने लग गई है। स्विगी हो, चाहे रैपिडो हो, चाहे अब तो ओला उबर से भी आने लग गया है, ठीक है। लिटरली अब सब कंपनीज शुरू कर दी है, सारी कंपनीज रिएक्टिव, जोमेटो प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब आगे रहना। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है ना, वो हमेशा आगे रहता है। अभी ऑल्दो बाकी सारी कंपनीज कर रही है, पर जोमेटो का टक्कर अभी इस मामले में भाई नहीं दे पा रहा है कोई, राइट, करेक्ट। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे आगे रह पाते हो अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स। आप बस चुपचाप आंख बंद करके किसी और को फॉलो ही करते नहीं रहोगे, आप खुद एनालाइज करके एक्शन ले पाओगे अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो। क्लियर है? इससे आप अपनी किस्मत को खुद लिख पाओगे। thereby they are able to control their own destiny in a better manner. क्लियर? और वही आप दूसरों को फॉलो करोगे, रिएक्टिव रहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसा वो कर रहे हैं उस वे में सोचना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, investments and organizational structure. It provides better guidance to entire organization on the crucial point, underline करो, what it is trying to achieve. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप डिसीजन ले पाओ। एक एंटिटी के अंदर बहुत सारे डिसीजन होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, मार्केट, कौन सा मार्केट पकड़ना है, टारगेट ऑडियंस क्या है हमारे, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, राइट, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। ये सारे डिसीजन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, गाइड करते रहता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, ये एक मेंटर की तरह। डन? 5 वो पॉइंट्स बताओ खुशी। 5 points. Yes. जल्दी जल्दी। ओके, आगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आगे जल्दी जल्दी। बोलो। हाँ, नेक्स्ट। इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी। हाँ, इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शंस। हाँ, अब भूली तो यहाँ से कुछ फेंक के देंगे अच्छा से, ठीक है। चलो आगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 3 बेनिफिट्स पढ़ा हमने। पहला बेनिफिट्स का कीवर्ड बताओ, मतलब क्या था फर्स्ट बेनिफिट का, देख के बताओ। ओके, 2 मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट का बताओ, थर्ड का बताओ। ओके, फोर्थ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, अंडरलाइन करो, फेस द फ्यूचर, एंड एक्ट एज, अंडरलाइन करो, एक्ट एज पाथ फाइंडर। ये कीवर्ड है आपका, ये एग्जाम में यूज करना है, पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई भी फॉलो करता है तो वो फ्यूचर को फेस कर पाता है, और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रास्ता दिखाता है बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। नोकिया मार्केट से क्यों हट गया? क्योंकि वो समय के साथ चेंज ही नहीं हुआ, वो अड़ा रहा अपने में, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, उठ गया। एग्जैक्टली, वो खुद हट गया मार्केट से, सोचो, राइट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन कि वो फ्यूचर को फेस करे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का। क्लियर? नेक्स्ट पेज, अंडरलाइन करो, सर्व्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व करता है एक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए, नोकिया का मार्केट से उठ गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करता तो वो समझ जाता कि भाई नहीं चेंज होगा तो मैं उठ जाऊंगा, राइट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सामने में खड़ा हो जाता है, उसके तरह एक योद्धा की तरह खड़ा हो जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ, वो जाने दो उसको। तो एनीवेज, एक एंटिटी के सामने एक योद्धा की तरह खड़ा होता है कौन? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हिच प्रोवाइड्स द एंटिटी टू एक्ट, व्हिच सर्व्स इटसेल्फ एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कोई दिक्कत? जैसे ही कोई गलती करने के लिए एंटिटी जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बता देगा, बे गलती कर रहा है मत कर। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट क्योंकि बिजनेसेस का बात हो रहा है, कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं हम लोग, डिफेंस मतलब योद्धा की तरह खड़े हैं, राइट। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, या गलत डिसीजन में पैसा डुबा दिया ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अवस्था बहुत खराब हो जाएगा, और शेयर होल्डर्स भाग जाएंगे, वो अलग, राइट। इसीलिए वो गलती ना हो, उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन करो।
मतलब बिजनेस चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, उसके लिए कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। कंपटीशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। क्लियर? कोई भी बिजनेस लक पे सर्वाइव नहीं करती है, सभी बिजनेस सर्वाइव करती है, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हाथ होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप, अंडरलाइन करो, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस इज योर कीवर्ड। इन दोनों का मतलब हम लोग अगले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना। कोर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसीज मतलब अपना एक यूनिकनेस बना के रखना, जिसकी वजह से आप मार्केट में टिके हो। कॉपी करने के लिए तो मार्केट में लोग आएंगे ही, आपके बिजनेस को कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? कोई भी कर लेगा। आप कैसे मार्केट में टिके रहोगे, वो होगा आपके कोर कॉम्पिटेंसीज। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था। रवि सर का पहला वीडियो यूट्यूब पे गया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से एनालिसिस करके दिया जाता है जुलाई 2021 में। उसके पहले कोई फैकल्टी इंपॉर्टेंट का कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे। क्लास में जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसी के बारे में लोगों को पता था, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के होता है एग्जाम ओरिएंटेड, ये बात कोई और नहीं प्रोवाइड करता था। बट आज के डेट में देर आर मेनी पीपल हु आर प्रोवाइडिंग। बट कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? प्री डाउट सॉल्विंग। कोई डाउट नहीं बताता है, जो हम लोग रात को जग जग के बताते हैं। समझ में आया? यूनिक पॉइंट। क्लियर है? और बहुत सारे तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका हम लोग के स्टूडेंट ही हम लोग को भेजा था, हम लोग को तो पता भी नहीं था, उन्होंने ही भेजा कि सर देखिए आपका कॉपी पेस्ट करके इंपॉर्टेंट कोई और प्रोवाइड कर रहा है। और जब जिनसे उसने लिया था, वो जब उसको मैसेज किया गया तुम कॉपी क्यों कर रहे हो रवि सर का इंपॉर्टेंट, तो वो उसको ब्लॉक कर दिया, और उसका भी स्क्रीनशॉट और भेज के हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग को ब्लॉक कर दिया। तो मतलब कुछ भी हो रहा है मार्केट में, वॉट जो भी है। तो कोर कॉम्पिटेंसी इसीलिए हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि आप कॉम्पिटिटर से आगे रहो। इसमें कौन हेल्प करता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लियर? ये एक बहुत ही प्यारा सा गोल गोल डायग्राम बनाकर दिया हुआ है, दिख रहा है? टाइम मिले तो एग्जाम में सारे पॉइंट्स लिखने के बाद बना सकते हो, एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं रहे तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। कोई चीज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव भी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? अंडरलाइन करो। कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है किसी चीज का, हजारों लाखों फैक्टर्स होते हैं किसी एक चीज के पीछे। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड था, ठीक है, और उस जीएसटी के इन्फ्लुएंस का बात करें तो हजारों लाखों चीज पे फर्क पड़ा उसकी वजह से, है ना। जो डायरेक्टली जीएसटी से कनेक्टेड नहीं है उन पे भी जीएसटी की वजह से कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है एनवायरमेंट। और टर्बुलेंट मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, एनवायरमेंट इज नेवर फिक्स्ड। तुमने कहा 5 साल का डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है, तो सोचो 20 साल 25 साल में तो कितना कुछ बदल गया। हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है, एवरी डे इज अ न्यू डे, राइट। हर दिन कुछ ना कुछ, कल को कुछ नया आ जाएगा। नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, गोल गोल करके फोन लगाते थे लोग। हाँ, कीपैड तो 20 साल पहले आ चुका था, राइट राइट राइट, ठीक है, उसके पहले गोल गोल करके राइट। तो हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, करेक्ट। तो इसीलिए कभी कभी इस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कैसे ये एनवायरमेंट हमारे फ्यूचर को बदलेगा ये समझ नहीं पाते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है, आने वाले 5 से 7 साल में ग्रोसरी शॉप्स कम हो जाएंगे, जस्ट लाइक ये जो कैब्स आया तो टैक्सी कम हो गए, राइट, क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता है, तो ग्रोसरी शॉप्स के साथ भी वही होगा, करेक्ट। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले 15 साल के बाद क्या होगा ये अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे, ये इमेजिन नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई नहीं सोचा था, राइट। तो इसीलिए कभी कभी समझ में, और कोविड आया तो एकदम अचानक ही आया, ये तो फिर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन कोविड तो एकदम ही अचानक आके बहुत कुछ तुरंत चेंज कर दिया। स्पेशली क्लासेस क्लासेस वाला चीज ही पूरा, एजुकेशन सिस्टम का तरीका ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग का कोई वो ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम। सोचो उस समय कोई सोचा था वर्क फ्रॉम होम भी होगा कुछ, ठीक है। तो एवरीथिंग चेंज सडनली, तो यही होता है, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, कैसे बदल जाए ये बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते, बहुत बार समझ पाते, बहुत बार नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाओगे तो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे और मार्केट से उठ जाओगे, राइट। वही चीज है, एनवायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही है जो सप्लायर से डील करता है, कस्टमर से डील करता है, गवर्नमेंट से डील करता है, और अदर फैक्टर से भी डील करता है। क्लियर है? तो अगर आंख बंद करके आप एक ही स्ट्रेटेजी बना लोगे और उसी के पीछे फॉलो करते रहोगे उसी को, तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में फंस जाओ और वो स्ट्रेटेजी काम ना करे। क्लियर है? एग्जाम स्ट्रेटेजी 2 महीना पहले बच्चा कॉन्टैक्ट करता है, उसको स्ट्रेटेजी बता देते हैं कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। 15 दिन तो ठीक चला, 15 दिन के बाद तबियत खराब हो गया,
ठीक है, एग्जाम फीवर आ गया, 3 दिन बर्बाद, 3 दिन का पढ़ाई छूट गया, चौथा दिन मन नहीं कर रहा है, 5वां दिन थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है, 6ठा दिन टेंशन हो रहा है, 7वां दिन कॉल किया, मैं तो 7 दिन वेस्ट कर दिया, उसी दिन कॉल क्यों नहीं किया, चलो ठीक है 7 दिन वेस्ट कर दिया। अब हम बोलेंगे नहीं, हम जो बोले थे उसी पे अड़े रहो, इज इट पॉसिबल? चेंज करना पड़ेगा ना, 7 दिन जो वेस्ट हुआ उसको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट अचीव हो, राइट? तो आपको भी वैसे ही स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ सकता है, तो बस आंख बंद करके फॉलो मत करो, थोड़ा देखो एनवायरमेंट भी कैसा है। क्लियर? लिमिटेशन। दूसरा, अंडरलाइन करो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली पहले आप पूरा चीज को देखो, यहाँ पे तो एक एग्जाम का स्ट्रैटेजी बनाने में हमको इतना सोच के बताना पड़ता है कि टाइम लगता है, कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से लगता है, और कॉल पे बात करके समझा रहे तो आधा घंटा कब पार होता है पता ही नहीं चलता है। और ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बात हो रहा है, तो सोचो कितने महीने लग जाते होंगे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने में। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक लिमिटेशन है। बड़े बहुत बड़े रिलायंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन है तो सालों साल लग जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अंडरलाइन करो कॉस्टली प्रोसेस। जैसा हम बोले, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा टाइम और उतना ज्यादा कॉस्टली होगा। रिलायंस के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, येट बहुत कॉस्टली भी है, करोड़ों रुपया उनका लग जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाने। एग्जैक्टली हर एक बिजनेस उसका स्ट्रैटेजी, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट्स को पैसा देना पड़ेगा, फ्री में आके थोड़ी काम करेगा, और उस लेवल का एक्सपर्ट है तो उसका चार्ज भी उतना ही होगा, राइट? तो इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा काम है तो लोग खुद ही कर लेते हैं, या छोटे मोटे चीजों से हो जाता है। बड़े जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन उतना कॉस्टली प्रोसेस, और बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो कर भी नहीं पाते स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ कॉस्ट। खुद ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, उतना टर्नओवर नहीं है, तो अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए पैसा अलग से साइड करेंगे कैसे? क्लियर? नेक्स्ट, where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses. सबका सब अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करने लग गया तो समझ में कैसे आएगा भाई कि आगे होने क्या वाला है, मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करने वाले हैं? क्लियर? कोको कोला को अगर पता ही नहीं चलेगा पेप्सी क्या गड़बड़ कर सकता है, कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है, तो कोको कोला अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा? अगर कोको कोला और पेप्सी दोनों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो एक दूसरे को संभालना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता रहेगा कि भाई सामने वाला करने क्या वाला है। क्लियर? तो ये भी एक दिक्कत की बात है। कोई दिक्कत? क्लियर? पक्का? आ जाओ नेक्स्ट पेज। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। आगे बोलो। हाँ, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज। कर लिया? आ जाओ नेक्स्ट पेज। ऊपर में इस पेज में ऊपर में एक डब्बा दिया हुआ है जहां पे बोल रहा है जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन है तो उसको फॉलो ही क्यों किया जाए, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा है लिमिटेशन से, राइट? लॉजिक भी है, जिस काम का एडवांटेज, देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो सब चीज का होता है, जिसका एडवांटेज ज्यादा है वो कर लो बस। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो आ जाओ नेक्स्ट पेज। वही चीज जो हम लोग पढ़ के आए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपको फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन दिखेगा, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, दिख रहा है? तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं। आ जाइए 1.14 में, हर एक वर्ड का जो मतलब समझे वही यहाँ पे दिया हुआ है। विजन का मतलब समझ गए, मिशन का मतलब समझे, क्या समझे? वो बोला बोलो। विजन तो मतलब हमको क्या करना है, फिर मिशन मतलब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। नहीं, अब अच्छे से सुनो, हम इसलिए बोले हूँ क्यों बोल रहे हैं, तो पता ही नहीं है मिशन के बारे में। विजन मतलब क्या था? विजन मतलब अंडरलाइन करो ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। जैसे हम आपको बोले फ्लिपकार्ट को अमेजोन जैसा बनना है, राइट? तो विजन इसकी मुझे फ्यूचर में मेरा पोजीशन क्या होगा उसका एक मैपिंग, ठीक है? व्हाट इज मिशन? अच्छे से देखो, मिशन delineates the firm businesses, its goal and ways to reach the goal. It explains the reason, अंडरलाइन करो, it explains the reason for the existence of the firm in the society. मिशन है कि हम क्यों हैं सोसाइटी में, why am I there? फ्लिपकार्ट क्यों है सोसाइटी में, दैट इज मिशन। उसको कैसा बनना है फ्यूचर में, दैट इज विजन। फर्क समझ आया? आया आपको? स्नेहा जी कोई एग्जांपल अपने बारे में दो, आपका क्या मिशन है? विजन उल्टा बोला। विजन मींस फ्यूचर का पोजीशन क्या होगा, सीए बनना, दैट इज योर विजन। मिशन इज कि आज आप क्यों हो, आज आप हो इंटर क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो मिशन आज के बारे में बात करता है, विजन फ्यूचर के बारे में बात करता है, याद रहेगा? पक्का? ओके। नेक्स्ट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसी के लिए हम लोग गोल सेट करते हैं।
गोल हो गया कि हमें आज से इतने साल के बाद ये अचीव करना है. सीए बनना इज नॉट योर गोल. सीए बनना इज योर विजन. व्हाट इज योर गोल? नो, योर गोल इज टू अर्न मनी. For that, you have a vision to clear CA. For that, you have a mission today to clear intern. Difference समझ आ रहा है? So goal is very दूर, ठीक है? Goal कुछ और होता है. Vision is future position. Mission is today what am I going to do? Exactly. ठीक है? और इसी के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो. That is strategic intent. ये जो लाइन से सेट हो रहा है, it is called strategic intent. ऑब्जेक्टिव क्यों है? ऑब्जेक्टिव इसी को फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े. ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? विजन क्या है? सीए बनना. मिशन है आज क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव है इंटर क्लियर करके फिर एसपीओएम देना है, आर्टिकलशिप करना है, फिर फाइनल देना है. दिस इज ऑब्जेक्टिव. स्टेप्स छोटे छोटे टुकड़े कि मेरे को इस साल ये करना है, अगले 6 महीना बाद ये करना है, मतलब पहले 6 महीना, फिर 1 साल, फिर 15 साल, नॉट 15 महीना, फिर 2 साल. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. जस्ट एन एग्जाम्पल. 1 साल, 12 महीना, फिर 15 महीना. तो इट्स लाइक छोटे छोटे टुकड़े कि आप कैसे आगे बढ़ोगे. इंटर क्लियर करोगे एंड देन क्या करोगे? आर्टिकलशिप करोगे. देख उसके बाद क्या करोगे? एसपीओएम करोगे. उसके बाद फाइनल दोगे. राइट. एडवांस आईटी करोगे, एनसीएस करोगे. नहीं, फाइनल में भी करना पड़ता है. हाँ, तो वो करना पड़ेगा फाइनल के पहले. उसके बाद फाइनल दोगे. सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स. समझ आया? डिफरेंस समझ आ रहा है मतलब का? ओके. लास्ट नहीं, 4th नंबर, वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम. ये क्या होता है? वैल्यू को लेके अपने लोग को चलना पड़ता है. अंडरलाइन करो. वैल्यूज आर डीप रूटेड प्रिंसिपल्स. आज हम लोग इंडिया में रहते हैं, कोरिया से इंस्पायर्ड हैं, जापान से इंस्पायर्ड हैं, और कहाँ से बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं. इंडिया के रीति रिवाज को तो मानना पड़ेगा ना. कल्चर, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स. जो हमारे दिवाली का फेस्टिवल आएगा, उसमें अगर हम लोग कोरियन नूडल्स बनाएंगे और आसपास के लोगों को वही बांटेंगे, तो क्या वो सही रहेगा? मम्मी से तो पिटो गई, पड़ोसी भी गेट बंद कर देंगे देखते ही. वाई? बिकॉज ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम. संस्कृति, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मोरल्स. बिकॉज वो रूटेड है हमारे अंदर, वो वैल्यूज रूटेड है. राइट. तो वो रूटेड है इसीलिए. इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू वो है जो इन रूटेड, उसका कुछ तो प्रिंसिपल्स है उसका. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है. ठीक है. अगर आप बिजनेस करोगे फ्रॉड करने का, सो दैट इज नॉट अ प्रिंसिपल रूटेड बिजनेस. राइट. उसी को बोलते हैं वैल्यू या वैल्यू सिस्टम, जो आप हमेशा फॉलो करते हो. क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट पेज में एक डब्बा दिखेगा. डब्बा ही डब्बा. स्ट्रेटेजिक इंटेंट का ही पार्ट है. विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और वैल्यू सिस्टम. बोलो क्या बोलना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में. यस. गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स. अंडरलाइन करो. रिजल्ट तक नहीं. स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंटायर प्रोसेस है. ये जो है ना, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये एंटायर थिंग को स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलते हैं. वो तो दिया हुआ है भाई, ये प्रोसेस. कोई दिक्कत? आगे बढ़े. आ जाओ नेक्स्ट पेज. विजन. तो विजन क्या है, इसी को अब डिटेल में बताया है. जो हम बोले ना, आगे हम लोग को डिटेल में बताएगा. आ जाओ सेकंड पैराग्राफ का 4th लाइन. वेयर वी गो. ठीक है, कहाँ जाना है, बस समझ गए. वही यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, और कुछ कंपनीज के एग्जांपल दिए हुए हैं. आप नेक्स्ट मतलब पेज में आ जाओ. 1.16 में एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन. इसको रीड करना घर में. क्या क्या स्ट्रेटेजिक विजन का एसेंशियल्स है. एसेंशियल्स मतलब क्या क्या विजन का पार्ट है. ठीक है, तो इसको रीड करना. आ जाओ मिशन में. रीड. यस, इंपॉर्टेंट है तभी रीड. हाँ, मारना है. रीड मतलब समझा दिए, इसको पढ़ लेना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वही. सो यू यस यू हैव टू लर्न. ठीक है. मिशन. नहीं नो. यस राइट. मतलब समझ गए, ये 4 पॉइंट रट्टा मारना है. नहीं नो. ठीक है. मिशन में आ जाओ. मिशन का जो नेक्स्ट पेज है 1.17. नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन. मिशन क्यों होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? अंडरलाइन करो पहला पॉइंट. यूनानिमिटी ऑफ पर्पस. दिस इज योर कीवर्ड. दूसरा, डेवलप अ बेसिस. तीसरा, प्रोवाइड अ बेसिस. चौथा, स्टैब्लिश अ जनरल टोन. फोर्थ, सर्व एज अ फोकल पॉइंट. फिफ्थ, फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन. और सिक्स्थ, स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. बोलो.
लो इसका कीवर्ड लिखो, यूएस का डीपीएस का फी, एफई बहुत ज्यादा है। लिख लिया? यू से यूनानिमिटी, एस से सर्व, मिला? नेक्स्ट का कुछ नहीं है, ठीक है, के नॉर्मल है। डीपीएस, डी से डेवलप, पी से प्रोवाइड, एस से स्पेसिफाई, इधर का सर्व, एफ से फैसिलिटेट और ई से स्टैब्लिश, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है, वो फुलफिल हो सके, ये इंश्योर करने के लिए। दूसरा, एक बेसिस मिले ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को आप सही तरह से यूज कर पाओ। क्लियर है? जैसे टाइम आपका रिसोर्स हो गया, आपका सीए क्लियर करना, सीए बनना अगर विजन है तो आपका रिसोर्स आज के डेट में है टाइम, करेक्ट, तो उसको सही से यूज करना। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेशन, फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, एक बेसिस प्रोवाइड करता है मिशन ताकि आप रिसोर्सेज को सही तरह से यूज कर पाओ। नेक्स्ट, एक जनरल टोन सेट कर पाओ। नेक्स्ट, फोकल पॉइंट की तरह सर्व करो। फोकल पॉइंट मतलब क्या हो गया? जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और डायरेक्शन को। जैसे कि आप बोलोगे कि आप सीए कर रहे हो तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो वही चीज समझाने में मिशन हेल्प करता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो आज के डेट में, क्यों हो मार्केट में। क्लियर है? नेक्स्ट, फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव और गोल है आपका, आपके लाइफ का, आपका उस विजन को अचीव करने का, उसको एक पर्पस में मिशन बनाता है। करेक्ट? और लास्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को स्पेसिफाई करता है। आप ये दर्शाता है कि आप अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना कॉस्ट क्यों दे रहे हो। क्लियर? तो क्यों होना चाहिए मिशन, समझ आया? ये याद करना है सारे पॉइंट्स। डन? नेक्स्ट, नीचे में अंडरलाइन कर लो, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। कंपनी का मिशन स्टेटमेंट जो है वो ये दिखाता है कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, आप क्यों हो। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। इसी पेज में नीचे से अंडरलाइन करो, फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी। तो क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब कोई भी कंपनी का मिशन लिख रहे होते हो, तो ये 3 पॉइंट नेक्स्ट पेज के इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या क्या है? पहला देखो, रोल्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव, अंडरलाइन करो, गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्पेशल आइडेंटिटी होता है, वो उसको उसके मिशन से मिला होता है। क्लियर? दूसरा, एक कंपनी का जो बिजनेस होता है वो कैसे डिफाइन होता है कि भाई तुम क्यों हो, मतलब तुम कौन से नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो उसके लिए। करेक्ट? विच कस्टमर ग्रुप्स इज टारगेटिंग। कोई दिक्कत? किस नीड को फुलफिल कर रहे हो। आज अगर पूमा है मार्केट में तो वो क्यों है, क्या नीड को फुलफिल कर रहा है। करेक्ट? वो है उसका मिशन। मिशन उसका लिखने में ये चीज देखा जाएगा, ये वो सोच के लिखेगा, मिशन स्टेटमेंट बनाएगा। डन? और अच्छा मिशन स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जो यूनिक है, कहीं से चुराया हुआ नहीं। एक कंपनी कल आप खोले और किसी कंपनी का मिशन चुरा रहे हो तो मजा नहीं आएगा, अपना खुद का यूनिक मिशन बनाओ। क्लियर? आगे, व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन, वही चीज यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है? तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने लिए मिशन बनाओगे तो। ओके? तो ये क्वेश्चंस को बस एक बार रीड कर लेना, उतना कुछ खास नहीं है, इसको रटना नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है? कल को आप बिजनेस खोलते हो तो काम आएगा, उस समय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का किताब लेके मत बैठ जाना। आ जाओ आगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब याद है? ऑब्जेक्टिव मतलब वेरी गुड, छोटे छोटे टुकड़े। गोल क्या है? आपका गोल क्या है? हाँ, हाँ, पैसा कमाना। ये क्या बोली? अच्छा, देन इट इज नॉट स्पेसिफिक ना। करियर सेट करना मतलब क्या, कुछ एक स्पेसिफिक, कुछ वही तो, दैट इज गोल। ठीक है? आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरलाइन करो। अच्छा, दैट यू कैन से, यस। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल टू सर्व मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये याद करना है। ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मीनिंगफुल होने के लिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप बताओ उसके एनवायरमेंट के साथ। ये जो छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग बांट रहे हैं, जैसे कि आपको बांटे ना, इंटर क्लियर करोगे, फिर आर्टिकलशिप करोगे, तो ये अल्टीमेटली आपका रिश्ता क्या है उस चीज से वो दर्शाया ना कि आप सीए से रिलेटेड हो।
आपका रिश्ता है एक सीए से, राइट? तो वही ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता उसके एनवायरनमेंट से। क्लियर? अंडरलाइन करो, रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। दूसरा, फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट को अंडरलाइन करो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्यों है, ताकि आप अपने मिशन को अचीव करो, करेक्ट? तीसरा, अंडरलाइन करो, बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इस अटेम्प्ट में एग्जाम दे कि नहीं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। कैसे? ऑब्जेक्टिव ही तो हेल्प करेगा ना डिसीजन लेने में। आपका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटर क्लियर करना। तो अभी इस अटेम्प्ट में एग्जाम दें कि अगले अटेम्प्ट में देना है, या आपका क्या, कौन हेल्प कर रहा है इसमें? ऑब्जेक्टिव ही हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में। क्लियर है? नहीं, उस एंगल से नहीं। अगर मान लो आपको इंटर क्लियर करना ही नहीं है तो आप एग्जाम ही नहीं दोगे, प्रेशर में कर रहे हो, ये करना नहीं है। ठीक है, आए थे ना हमारे पास फाउंडेशन के एक स्टूडेंट, करना ही नहीं है, प्रेशर में कर रहे हैं, जानबूझ के फेल होना है, मतलब चल क्या रहा है। तो भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो क्या डिसीजन में हेल्प होगा, राइट? याद आ गया उसको किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो चलो आगे, वी विल आगे। अंडरलाइन, अंडरलाइन करो, स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब ऑब्जेक्टिव भी आपको हेल्प करता है ताकि आप परफॉर्म करो और आगे बढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में। आगे अंडरलाइन करो, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्टिव आपका कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अभी क्या बोली थी थोड़ी देर पहले, करियर सेट करना, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किस रिलेटेड आप बात कर रहे हो। करियर सेट करना तो क्या, उसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा। इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, दैट कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करियर, राइट? इट कैन बी, इट कैन बी। Yeah, do nothing in the sense, yeah, any professional course. Yes. So be specific of what you're trying to say. So it should be concrete and specific. Your objective should be concrete and specific to what you want to do. Clear है? Next, it should be related to a time frame. Very important. ये तुम लोग डीप में समझो. It should be related to a time frame. मुझे इतने तक कर लेना है इतने दिनों के अंदर. If it is not related to a time frame, तो फिर वो किस बात का ऑब्जेक्टिव? करना है, कब करना है कुछ नहीं पता, करना है कभी तो बनेंगे, सिर्फ एक दिन दैट इज अ टाइम फ्रेम। कुछ भी हो एक टाइम फ्रेम है, बट कुछ लोग होते हैं ना, मुझे करना है और कोई टाइम फ्रेम नहीं है, करेंगे, सो दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अंडरलाइन करो, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। हर दिन जो आप दे रहे हो अपने पढ़ाई में, दैट शुड बी मेजर्ड बाय यू योरसेल्फ, कि आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने क्या किया, एंड इट शुड बी कंट्रोलेबल। अगर आज कम पढ़ा तो कल ज्यादा पढ़ेंगे, आज ज्यादा पढ़ा तो ठीक है अभी रिलैक्स करेंगे। इट शुड बी मेजरेबल एज वेल एज कंट्रोलेबल। क्लियर? अंडरलाइन चैलेंजिंग, वो तो कोर्स में ही हो आप लोग, चैलेंजिंग कोर्स, राइट? योर ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, चैलेंज नहीं तो मजा कहाँ। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। इफ यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे बहुत लोग सीए सीए में दोनों करते हैं, बहुत लोग सीए सीएस एक साथ करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बट इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। बहुत सारे चैप्टर सेम है, राइट? एक बार पढ़ेगा दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा, एक ही जा रहे हैं बट टू डिफरेंट, दैट कैन बी। या बीकॉम एंड सीए, सीएस में अगर सीएस क्लियर का इंटर क्लियर तो सीए का देना पड़ेगा, इंटर सबका देना पड़ेगा, इंटर सबका देना पड़ेगा। नहीं लेकिन अगर सीएस का फाउंडेशन कंप्लीट कर ले तो सीए का फाउंडेशन देना पड़ेगा। नहीं, नहीं देना इंटर से मैंडेटरी है, इंटर देना पड़ेगा। नहीं, इंटर सबका देना पड़ेगा। हाँ, फिर भी हाँ, अगर पूरा कोर्स कंप्लीट कर तो भी इंटर देना पड़ेगा। आगे आगे, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट, अंडरलाइन करो कोरिलेट वर्ड को। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव शुड सेट विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। अगर आपका कोई रिसोर्स है जो कि होता ही है, उसके अंदर ही ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। एग्जैक्टली, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, वो है ना, वही बात है। अपने सीमा के अंदर रख के ऑब्जेक्टिव सेट करो। ठीक है, एग्जैक्टली। अब आप एलिजिबल ही नहीं हो सीए फाइनल देने के लिए, आप ऑब्जेक्टिव है आपका सीए फाइनल में पहले ही दे दूंगी, ऐसे कैसे दे दोगे, राइट? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे, हर ऑर्गेनाइजेशन को छोटा बड़ा दोनों ऑब्जेक्टिव उसके लिए होना जरूरी होता है, राइट? आ जाओ 1.21 में, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है, फटाफट से बोलो, रीड करो स्नेहा जी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है?
अकाउंटेबिलिटी, हम्म प्रोडक्टिविटी, हम्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, हम्म एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हम्म एम्प्लॉय रिलेशंस, हम्म टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, हम्म पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी। तो 7 एरियाज है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के। क्या क्या? एक तो प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, कंपटीशन बने मार्केट में, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिश्ता निभाओ, टेक्नोलॉजी में आगे रहो, आगे रहो, समझो बात को, और पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जैसे CSR पढ़ा है लॉ में, पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पब्लिक के लिए कुछ करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। सो दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लंबा दूर तक का सोच रहे हो आप, ठीक है। उसमें आएगा कि आपको प्रॉफिट भी हो, आपका प्रोडक्शन भी हो, आप कंपटीशन क्रिएट कर पाओ मार्केट में, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करो, जो आपके साथ आसपास के लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाओ, उनके फैमिली के लिए कुछ करो, जो होता है ना, पेंशन होते हैं, ग्रेचुइटी और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज होते हैं। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, टेक्नोलॉजी में आगे रहो, ऐसा काम करो, और पब्लिक के लिए भी कुछ करो। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पेज आ जाओ। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब तो समझ गए हम लोग, अब अंडरलाइन करो, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। वैल्यूज का एग्जांपल है, इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ट्रस्ट मतलब भरोसा, अकाउंटेबिलिटी मतलब आप कोई चीज में हाँ बोले हो तो आप उस बात को करो, हाँ बोल के ना मत करो, ठीक है। ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाई हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो, इनोवेशन लाओ। ह्यूमिलिटी मतलब वही से जुड़ा रहना है, वो होता है। बोल सकते हैं और उसको हम भूल गए, हाँ, घमंड ना हो, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। चलो आ जाओ, हम्बल रहना, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पेज, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, पेज 1.24 में आओ। 3 ठो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, 3 ठो लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है अच्छे से सुनो। कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या, हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। रतन टाटा, रतन टाटा खुद एक लेवल है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब आ गए कॉर्पोरेट लेवल में। रतन टाटा खुद एक कॉर्पोरेट लेवल में आएंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सब कॉर्पोरेट लेवल का पार्ट है। बिजनेस लेवल में क्या आएगा, ध्यान से सुनना। टाटा का बहुत सारा चीज है, टाटा स्टील, टाटा नमक, ठीक है, बहुत सारा कंपनीज है, दैट इज बिजनेस लेवल। हर एक बिजनेस का लाइन को बोलते हैं हम लोग बिजनेस लेवल, ओके, जो एक बिजनेस को संभाल रहा है। फंक्शनल लेवल मतलब उस बिजनेस के अंदर का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट इज फंक्शनल लेवल। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड कौन सा लेवल में आएगा, कॉर्पोरेट लेवल में। फंक्शनल लेवल में आएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज फंक्शनल लेवल, उसका हेड इज फंक्शनल लेवल। रतन टाटा इज कॉर्पोरेट लेवल, रतन टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉर्पोरेट लेवल। बोलो। बिजनेस का अलग सीईओ होगा, तो वो किस लेवल पे? बिजनेस लेवल, हर एक बिजनेस का जो CEO होगा दैट इज बिजनेस लेवल। इंटायर टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट लेवल, टाटा स्टील बिजनेस लेवल। मतलब शेयर होल्डर्स will be important. शेयर होल्डर्स, टाटा स्टील का शेयर होल्डर्स बिजनेस लेवल। वैसे शेयर होल्डर्स आएंगे ही नहीं इधर, यहाँ पे हम लोग बात करें ओनरशिप्स को लेके, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे बताओ बिजनेस लेवल वाले किनका सुनेंगे, कॉर्पोरेट लेवल का सुनेंगे। फंक्शनल लेवल वाले किसका सुनेंगे, दोनों का सुनेंगे, वेरी गुड। शेयर होल्डर, अभी चाहिए पूछी शेयर होल्डर किस में आएगा, तो अगर टाटा ग्रुप का है तो कॉर्पोरेट लेवल, उस पर्टिकुलर कंपनी का है तो बिजनेस लेवल, ठीक है। सारे बिजनेस लेवल को कितने कितने पैसे देने हैं ये कौन डिसाइड करेगा, वेरी गुड, कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। अब मुझे बताओ बिजनेस का स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, कॉर्पोरेट लेवल। पूरे बिजनेस का स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट लेवल, उस पर्टिकुलर बिजनेस का स्ट्रेटेजी बिजनेस लेवल, क्लियर, ओके। क्या एडुकेशन, मेडिकल और गवर्नमेंट को भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। एक NGO है वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करता है, क्या उसको भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि फंड तो मैनेज करना पड़ेगा ना, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नीडेड। कोई दिक्कत? एक्टिविटीज करने वो चेंज होगी टाइम टू एग्जैक्टली, वेरी गुड, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नीडेड। 1.27 पेज नंबर में आ जाओ। ये लेवल्स तीनों समझ में आया ना, इसको बस रीड करना है, नहीं सिर्फ एक बार इंग्लिश रीड कर लेना, इंग्लिश आता है आपको, बस एक बार रीड कर लेना ताकि मैथ का लैंग्वेज को उठा लो।